लड़ाई कहां से शुरू हुई थी? लड़ाई शुरू हुई थी आजादी की। खत्म कहां हुई? हिंदुओं की पिटाई पर। सन 71 का अगर शॉर्ट में बताऊं, वो लड़ाई शुरू हुई थी उर्दू वर्सेस बंगला। ये थी लड़ाई। खत्म कहां हुई? हिंदुओं की पिटाई पर। ये लड़ाई कहां से शुरू हुई थी? आरक्षण को लेकर। खत्म कहां हो रही है? हिंदुओं की पिटाई को लेकर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नीरज के वॉइस में। तो दोस्तों, आज की डिबेट बांग्लादेश में हुए तख्तापलट को लेकर है। तो दोस्तों, बांग्लादेश में प्रदर्शन शुरू तो आरक्षण को लेकर हुआ था, लेकिन वहां पर पीटना शुरू हिंदुओं को कर दिया और मंदिर भी जलाए गए। अब यही बात रिजवान अहमद ने कही और साथ में सुधांशु त्रिवेदी जी भी थे। तो इन्होंने क्या क्या कहा, आइए देखते हैं। कश्मीर में जब आजादी का नारा बुलंद हुआ था, तो वो एक ज्योग्राफिकल एक लड़ाई थी जो उन लोगों ने शुरू करी कि कश्मीर को अलग करना है भारत से। ये लड़ाई ख़त्म कहाँ जाकर हुई? ये लड़ाई यहाँ ख़त्म आकर हुई कि हिंदुओं को मारो, उनकी दुकानें लूटो, उनके मंदिर तोड़ो, इज्जत आबरू लौटो और भैया हिंदू महिलाओं को छोड़ जाओ, आदमी यहाँ से चले जाओ। लड़ाई कहाँ से शुरू हुई थी? लड़ाई शुरू हुई थी आज़ादी की। ख़त्म कहाँ हुई? हिंदुओं की पिटाई पर। सन 71 का अगर शॉर्ट में बताऊं, वो लड़ाई शुरू हुई थी उर्दू वर्सेस बंगला। ये थी लड़ाई। खत्म कहां हुई? हिंदुओं की पिटाई पर। यह लड़ाई कहां से शुरू हुई थी? आरक्षण को लेकर। खत्म कहां हो रही है? हिंदुओं की पिटाई को लेकर। तो जब भी हम मुसलमान, अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लें कि अरब में एक रेवोल्यूशन आ जाए या यूएई में एक रेवोल्यूशन आ जाए, तो पता है वो रेवोल्यूशन खत्म कहां होगा? जो गैर मुसलमान यूएई में काम कर रहे हैं उनकी पिटाई करके खत्म होगा। तो जब भी हम, देखिए ये हकीकत है, कोई माने अनमाने, जब भी हम ताकत में होते हैं और कोई आंदोलन करना होता है, तो उस आंदोलन को हम एक डायरेक्शन देते हैं जी कि पहले वहां की अकलियत की पिटाई करो, उसके बाद फिर देखा जाएगा जो होगा। तो ये एक ट्रेंड है और मुझे ये ट्रेंड बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं करता है। भारत को इसमें कड़ा कदम उठाना चाहिए। सीएए जैसा कानून 2014 तक रोकना नहीं चाहिए और जब भी प्राथमिकता पर अगल बगल से कोई भी हिंदू भारत में आना चाहे, उसका इस देश में स्वागत होना चाहिए। रिजवान अहमद, बहुत बड़ी संख्या होगी। यह संख्या तो एक एस्टिमेट लगाया जा रहा है 1 करोड़ के आसपास की हो जाएगी। अब देखिए, अब अगर ये सवाल है तो हमारी फोर्सेस तो वहां जा नहीं सकती उनको बचाने के लिए। फिर आप ये बताइए कि आप क्या उनको वहां मरने के लिए छोड़ देंगे? पहला सवाल संख्या का सवाल। और अगर संख्या की बात है तो इससे पहले भी 2 करोड़ लोग यहां पर घुसपैठिए घुस के खा रहे हैं। तो अगर घुसपैठियों के बजाय कोई शरणार्थी भी आके 2 रोटी खा लेंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा भाई? वो तो शरणार्थी हैं। और क्या आप हिंदुस्तान में बैठ के सिर्फ डिबेट करके उनकी जान माल की रक्षा कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल, आप भी सवाल अपने से पूछिए और सरकार भी पूछे। देखिए, जिस समय आज विदेश मंत्री जयशंकर जी ने राज्यसभा, सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आप राज्यसभा के हैं, ऑफिशियल पोजीशन क्या है इस समय? क्या हिंदू टारगेट है बांग्लादेश के अंदर? देखिए, आज 2:30 बजे जब विदेश मंत्री एस शंकर जी ने राज्यसभा में वक्तव्य दिया, मैं वहां उपस्थित था। उन्होंने पूरे बांग्लादेश का घटनाक्रम बताया। उन्होंने ये भी बताया पिछले कई दिनों से भारत सरकार सतर्कता से नजर रखे हुए है और वहां की रूलिंग पार्टी के साथ जो अन्य ग्रुप्स हैं उनके साथ भी संवाद के सूत्र खोल के रखे। साथ ही साथ उन्होंने स्पष्ट कहा कि भारत सरकार की यह चिंता है कि वहां माइनॉरिटीज के ऊपर, वहां मंदिरों के ऊपर जिस प्रकार के हमले हो रहे हैं वो स्थितियों को और खतरनाक कर सकते हैं और भारत इस विषय के ऊपर पूरी सतर्कता से दृष्टि रखे हुए वहां से भारतीयों को निकालना, 19,000 लोग हैं वो सब भी बोला। तो ये सदन के पटल पर दिया गया वक्तव्य। बड़ी दुख की बात है कि जो दुखद दृश्य दिखाई पड़ रहा बांग्लादेश में, उससे ज्यादा दुखद बात है कि तौसीफ खान साहब आके जिस ढंग का डिफेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा भारत में कट्टरपंथी है। बिल्कुल तौसीफ खान साहब, यही तो समझ में नहीं आता ये होता क्या है। मामला शुरू हुआ बांग्लादेश की आरक्षण पे, टारगेट पे आ गए हिंदू। याद करिए, भारत में जब हमारी सरकार नहीं थी 2012 मुंबई का आजाद मैदान कट्टरपंथियों ने क्यों तोड़ दिया था? और सिर्फ मुंबई का आजाद मैदान नहीं, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, इन सब जगहों पे बवाल हुआ था। किस मुद्दे पे?
कि एक फेसबुक पे फोटो चल गई थी कि बर्मा में रोहिंग्या मुस्लिम मारे गए, बाद में पता चला वो थाईलैंड के तूफान में मारे गए लोगों की बात थी। मैं तो ये भी पूछ रहा हूं, अगर बर्मा में मारे गए थे तो भी ये हिंदू मुस्लिम बवाल भारत में क्यों होने लगा? और ये अमर जवान ज्योति तोड़ने का क्या अर्थ था? यही वो कट्टरपंथी जहनियत है जो तौसीफ खान साहब कह रहे हैं, बिल्कुल सही समझना चाहिए। हिंदुस्तान में भी वही कट्टरपंथी जहनियत है, और मैं लोगों को बता देना चाहता हूं, यह जहनियत इतिहास और भूगोल दोनों को नहीं छोड़ती है। मैं लोगों को याद दिलाना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के भारत के पहले लॉ मिनिस्टर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अनुसूचित जाति समाज से आते थे, तो पाकिस्तान बोले 2.5 मिनट, वो बीच में नहीं बोले। अपने टर्न पे बोलिए, अभी आपको बहुत सारा जवाब देता हूं मेरे भाई, अभी जवाब दे रहा हूं, आप शांत रहिए, मैं पूरा जवाब दूंगा, फिर उसके बाद आप मेरी बात की धज्जी उड़ा दीजिएगा। मगर पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर जोगेंद्र नाथ मंडल भी दलित समाज से थे और इसी बांग्लादेश से थे। उनको लगा था कि कट्टरपंथियों का साथ देके हमारी कुछ भलाई होगी। मैं दर्शकों से कहता हूं, जोगेंद्र नाथ मंडल ने दुखी होकर वहां दलितों पे हुए अत्याचार के बाद जो इस्तीफा दिया है पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर के रूप में, जाके उसको पढ़िए। और मैं एक और फूड फॉर थॉट सबके लिए छोड़ता हूं, जो आज SC ST OBC की बात करते हैं, तो बांग्लादेश में भी तो उतने ही SC ST OBC थे जितने आज के बंगाल में थे। कहां चले गए 75%? अरे 75% कहां चले गए? जमीन खा गई, आसमान निकल गया मेरे भाई, बताओ तो। इसीलिए मैं कह रहा हूं, एक सोचिए, भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश का बायोलॉजिकल DNA तो एक है, रिश्तेदारियां भी इधर उधर। फिर क्या कारण है कि भारत में डेमोक्रेसी की जड़ें मजबूत हैं और पाकिस्तान और बांग्लादेश में मजबूत नहीं है? क्योंकि कल्चरल DNA बदल गया है। कल्चरल DNA यह है कि भारत में हिंदू मेजॉरिटी में है, हिंदू कल्चर का DNA रहता है, डेमोक्रेसी मजबूत रहती है। और दूसरा DNA आ जाता है तो ऐसी तैसी हो जाती है। अब एक लाइन में जवाब दे देता हूं ताकि औरों को भी। तौसीफ खान ने कहा कि भारत में, हां साहब, इस बात को तो कई इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स भी एक्सेप्ट करते हैं कि बिकॉज हिंदू मेजॉरिटी में है भारत के अंदर, इसलिए यहां डेमोक्रेसी प्रिवेल कर पा रही है। इसके अगल बगल के देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, कई डेमोक्रेसी प्रिवेल नहीं करी। अमित जी, मैं एक बात, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि इनको लग रहा है कि भारत में उनको हिंदू कट्टरपंथियों की वजह से समस्या हो रही है। तो अभी रूस के दागिस्तान में जो धमाके हुए थे, वो मोदी RSS और बजरंग दल की वजह से हुए थे। तौसीफ खान साहब, ये बोस्निया हर्जोगोविना में सर्बों से लड़ाई, चेचेनिया में रूसियों से लड़ाई, ये अभी जो हो रहा है इजराइल में हमास ने अटैक किया है, वो मतलब बीजेपी और RSS की वजह से हो रहा है। सोमालिया और इथोपिया में बीजेपी RSS की वजह से हो रहा है। ये बताइए, लंदन, मैड्रिड, ब्रिस्बेन में जो विस्फोट हुए, वो बीजेपी RSS की वजह से हो रहे थे। अरे भाई साहब, ये कोरोना का जैसे वायरस पूरी दुनिया में फैला था, उस ढंग की ये चुनौती है। और मैं रिजवान साहब से कहना चाहूंगा, जो उन्होंने बात कही उसको आगे बढ़ाते हुए, बात शुरू होकर हिंदुओं की पिटाई तक नहीं पहुंचती है। जब टोटल उनकी सरकार आ जाती है तो एक दूसरे की पिटाई शुरू हो जाती है। भाई काबुल, बताइए, अबू बकर अल बगदादी का कंट्रोल है सीरिया और इराक में, तो काहे मस्जिदों में धमाके हो रहे हैं? काबुल में तो निजाम मुस्तफा है, तो मस्जिदों में धमाके क्यों हो रहे हैं? तहरीके तालिबान तो पाकिस्तान ने खड़ा किया हुआ, इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने खड़ा किया है, इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान है, तो क्यों पेशावर के मंदिर में धमाके हो रहे हैं? इसलिए मैं कह रहा हूं, यह कट्टरपंथी का खेल बहुत बुरा होता है और यह दुनिया की एक बहुत बड़ी चुनौती बन के आई है। मगर चंद कट्टरपंथी वोटों के लिए, तिजारत के लिए, इतने बड़े अपने मुस्तकबिल को यानी भविष्य को दांव पे लगा दो, जो किसी को नहीं बख्शेगा। हिंदुओं को नहीं बख्शेगा, वो तो छोड़िए, मुसलमानों को भी नहीं बख्शेगा। इसलिए जब वहां कट्टरपंथी की बात आती है, और ये वही गलती है जो आज से 50-60 साल पहले की गई थी। 47 में वही मानसिकता थी, 72 में वही मानसिकता थी बांग्लादेश की कट्टरपंथी लोगों की, और आज भी वही मानसिकता है। मगर क्या बताएं, ये सेकुलर सियासत करने वालों की वही मानसिकता 47 में थी कंप्रोमाइज करने की, कि शुतुरमुर्ग की तरह आंख बंद कर लो, वही 72 में थी और वही 2024 में है। तो कट्टरपंथियों के हाथ में खेलने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो दोस्तों, आप रिजवान अहमद और सुधांशु त्रिवेदी की बात से सहमत है या नहीं, कमेंट करके बताएं। अगर डिबेट अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। हम मिलेंगे अगली किसी ऐसी ही डिबेट के साथ में, जब तक के लिए नमस्कार।